हफ्ते का पहला कारोबार दिन और देखिए कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। कुछ देर पहले 8000 का स्तर भी हमने नीचे में तोड़ा, हालांकि अब उसी के करीब कारोबार कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से एक तरफा प्रेशर देखने को मिल रहा है भारतीय बाजारों में। 200 पॉइंट नीचे इस समय सेंसेक्स है, मिड कैप्स में भी आधे % की गिरावट, बैंक निफ्टी भी आधा % कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 2 से ज्यादा गिरने वाले शेयर। और सबकी नजर है अब 5 तारीख को यानी इस हफ्ते एग्जिट पोल्स जो निकल कर आएंगे बिहार के चुनाव के, और उसके बाद 9 तारीख को जब मार्केट रिएक्ट करेगा, क्योंकि 8 को नतीजे आ जाएंगे। उससे पहले देखिए काफी कॉशियसनेस देखने को मिल रही है, बायर्स गायब है भारतीय बाजारों से, और देखिए ये तस्वीर दिखा रही है कि सेलर्स हावी हैं। तेजी के साथ नीचे की तरफ बाजार जा रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। कंपनियों ने जिन्होंने नंबर्स अच्छे दिए हैं वो शेयर ऊपर है। एमएनएम देखिए इस समय निफ्टी का टॉप गेनर 3% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। टेक महिंद्रा जिसके नतीजे कल आने वाले हैं, नतीजे से पहले 2% ऊपर है। लेकिन गेल जैसे शेयर जिनके नंबर्स कमजोर आ सकते हैं कल के सत्र में, और मार्केट वहां पर देखिए पिटाई कर रहा है। टेक महिंद्रा और गेल इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। लेकिन चलिए एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं वो कैसे देख रहे हैं बाजार को। हमारे साथ अब एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान जुड़ चुके हैं। समित, कैसे अप्रोच करेंगे आप भारतीय बाजारों को? 8000 के बेहद करीब इस समय ट्रेड कर रहा है। देखिए हेमंत, लास्ट कुछ वीक्स की अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो हम रीट्रेड कर रहे थे कि निफ्टी एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, वेर इन हायर एंड उसका 8300 8350 का है। तो नियर टर्म में ये ऑब्वियस था कि 8350 का मेजर हर्डल था निफ्टी को, और लास्ट 6 दिनों में हमने देखा है कि वही लेवल से करेक्शन भी आया है। बट अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर हम ओवरऑल इसका डेली चार्ट देखें तो जो चैनल हायर एंड 8300 8350 पे था उसका लोअर एंड अभी 8000 से लेके 7960 7970 ये रेंज में है। तो 6 से 7 दिन के 300-350 पॉइंट्स के फॉल के बाद एक पॉसिबिलिटी है फॉर अ टाइम बीइंग 7950 7970 होल्ड करे। यहाँ से एक माइनर रिकवरी हो सकती है टुवर्ड्स 8100 8150, बट मेरे ख्याल से हायर लेवल्स पे मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा, और जैसे ही हम 7950 के नीचे फिसलते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, ये जो फॉल है वो और एक्सटेंड हो सकता है 7800 तक। 7800 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। नीचे में तो अभी बाइंग ना करें, ध्यान थोड़ा मंदी का ही रखें, उछाल में बिकवाली करें। लेकिन आप देखिए इस समय बजाज ऑटो करीब 5-5.5% कमजोर है, निफ्टी का ये सबसे बड़ा लूजर है, और एमएनएम 3% मजबूत है, निफ्टी का सबसे बड़ा गेनर है। यानी ऑटो कंपनियों में 2 ऑटो कंपनियां, एक सबसे बड़ी गेनर एक सबसे बड़ी लूजर, और वजह है ऑटो सेल्स के जो नंबर्स आए। चलिए सोनम के पास चलते हैं और जानते हैं किस तरह के नंबर्स कौन सी कंपनियों ने पेश किए हैं। सोनम बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए फेस्टिव सीजन और नए लॉन्चेस के कारण पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री इस बार मजबूत दिखाई दे रही है। वही एमएचसीवी सेगमेंट की बिक्री कुछ धीमी हुई है, तो ट्रैक्टर्स का हाल अब भी बेहाल ही है। मारुति के साथ शुरुआत करना चाहेंगे, जिसके आंकड़े बेहद ही मजबूत है। कुल बिक्री में 29% की बढ़ोतरी हुई है। नए बलिनो के कारण कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट को एक जबरदस्त बूस्ट मिला है, जिसके कारण कॉम्पैक्ट सेगमेंट की बिक्री में 38% का जबरदस्त जंप दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा मदद मिली है एक्सपोर्ट्स की तरफ से ही, जहां पर 90% की बढ़ोतरी हुई है। एमएनएम जो टॉप गेनर है आज का, यहाँ पर इसके आंकड़ों से बाजार बेहद ही खुश है, जहां पे कंपनी ने 15 महीनों बाद ऑटो बिक्री में डबल डिजिट ग्रोथ दिखाया है। ऑटो बिक्री में 20% की बढ़ोतरी हुई है। पूरा सपोर्ट पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से मिला है, जहां पर 19% की बढ़ोतरी हुई है। मैनेजमेंट का खुद का कहना है कि फेस्टिव सीजन काफी पॉजिटिव रहा है और टीयूवी 300 को बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है। लेकिन ट्रैक्टर सेगमेंट अब भी कमजोर है, लेकिन जो कमजोरी है वो जरूर कुछ कम हुई है, जहां पर 12% की सिर्फ गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन ट्रैक्टर सेगमेंट में एस्कॉर्ट्स का हाल अब भी बेहाल है, जहां पर कुल बिक्री में 31% की गिरावट दर्ज हुई है। टाटा मोटर्स की बात करें तो आंकड़े अच्छे हैं, जहां पर कुल बिक्री में 1% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अब भी कंपनी का एलसीवी सेगमेंट कंपनी को ड्रैग करता हुआ दिखाई दे रहा है। अशोक लेलैंड के आंकड़े उम्मीद से कमजोर रहे, जो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था वो इस बार नहीं देखने को मिला है। कुल बिक्री में 17% की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर एमएचसीवी का हाल थोड़ा बेहाल हुआ है, जहां पर 22% की सिर्फ बढ़ोतरी देखने मिली है। बजाज ऑटो की हालत बेहद ही खराब है। एक्सपोर्ट्स जो कंपनी का अहम मार्केट है, वहां पर कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाई, और इसी की वजह से कुल बिक्री में 9% की गिरावट आई है। एक्सपोर्ट्स में 19% की गिरावट आई है। कंपनी का कहना रहा कि नेपाल मार्केट में खराब परफॉर्मेंस के कारण एक्सपोर्ट्स पर दबाव बना है। और फाइनली आयशर मोटर्स, जबरदस्त आंकड़े, रॉयल एनफील्ड की बिक्री अब भी जबरदस्त बनी हुई है और फेस्टिव सीजन का तो पूरा फायदा मिला है। कुल बिक्री में 70% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ऑलराइट, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर एमएनएम, मारुति, आयशर मोटर्स
मोटर्स के नंबर अच्छे, बजाज, एस्कॉर्ट्स, अशोक लेलैंड के नंबर्स से बाजार डिसअपॉइंटेड। अशोक लेलैंड ये वो स्टॉक है जो काफी दबाव में ट्रेड कर रहा है। हालांकि आप देखिए नंबर्स टोटल 17% बढ़े हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम बढ़े हैं और आप देखिए 4% के आसपास ही कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। कुछ और स्टॉक जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, वक्रांगी, आपको याद होगा पहले भी इसमें लोअर सर्किट लग चुके हैं, काफी डिसअपॉइंटमेंट लोगों को हाथ लगा था जब पिछली बार ऐसा हुआ था। और आप देखिए आज फिर पिछले 20 मिनटों में ये शेयर ने किस तरह की चाल दिखाई है। 4 लाख शेयरों में ही देखिए आप लोअर सर्किट लगाए एक एक्सचेंज पर, ये दिख रहा है हमें इस समय। और कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। रॉस, आपको याद होगा शुक्रवार को 20% का लोअर सर्किट लगा था, वहां पर आज 10% का लोअर सर्किट रिवाइज हुआ है और पहले भी एक बार 20 का लग चुका है, तो करीब 50% से ज्यादा की कमजोरी रॉस का स्टॉक आपको पिछले कुछ दिनों में दिखा चुका है। इन स्टॉक्स पर आप नजर रखिए। इसके साथ साथ कॉफी डे जो आज ही लिस्ट हुआ है, इस स्टॉक में भी दबाव के साथ ही कारोबार हो रहा है, बेहद कमजोर लिस्टिंग देखने को मिली है। इसी बीच इंडियन बैंक के नतीजे आते हुए 369 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट इन्होंने पेश किया। इसके स्टॉक पर नजर रखेंगे और देखेंगे ये किस तरह से ट्रेड कर रहा है। आप देखिए डेज हाई के आसपास इंडियन बैंक का स्टॉक इस समय जाता हुआ 7% की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। कुछ देर पहले ओबीसी के नंबर्स भी अच्छे आए थे, उस स्टॉक में भी तेजी के साथ ही कारोबार हो रहा था। एक ही आंकड़ा भी हमारी स्क्रीन पर है, जब आगे और डेटा आएगा तब हम आपको बताएंगे। लेकिन ये मुनाफे का नंबर 369 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट स्ट्रीट को पसंद आ रहा है। और आप देखिए ये शेयर इंडियन बैंक का इस समय मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ 314 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 369 करोड़ रुपीस हुआ है। तो साफ तौर पर अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। 8% की मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। लेकिन जी आप आज टेलीकॉम कंपनियों पर भी सबकी नजर बनी हुई है। कंपटीशन का दबाव झेल रही टेलीकॉम सेक्टर में कंसोलिडेशन की शुरुआत हो गई है। एमटीएस के नाम से सेवा देने वाली कंपनी सिस्टमा श्याम का रिलायंस कम्युनिकेशन में विलय हो रहा है। डील की डिटेल्स लेकर आए हैं हमारे साथ हमारे रिसर्च एनालिस्ट डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी बताइए क्या है पूरी जानकारी। देखिए यहाँ पे ये इसमें खबर सबसे अहम ये होगी कि आरकॉम के साथ अब सिस्टमा का विलय हो जाएगा, जिससे कि अब एमटीएस ब्रांड आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि डीमर्ज होने के बाद एमटीएस ब्रांड अब खत्म हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट जो जानकारी इस डील के साथ जो जुड़ रही है वो ये है कि करीब कंपनी को 90 लाख ग्राहक जुड़ जाएंगे और साथ ही इस डील के साथ साथ करीब 1500 करोड़ रुपए की सालाना जो आय होती है वो भी आरकॉम को मिलने लगेगी। हालांकि डील पूरी तरह से कैशलेस है, इसके अंदर किसी भी तरह की कैश ट्रांजेक्शन नहीं होगी अभी तक की जानकारी के अनुसार। उसमें अब जो भी होगा वो डीओटी की पेमेंट को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि वो पेमेंट करेगा रिलायंस कम्युनिकेशन अगले 10 साल के लिए, जो कि बकाया है सिस्टमा को देना होगा। एक और चीज जो काफी अहम है इसके अंदर कि किसी भी तरह की लायबिलिटी का एक्सचेंज नहीं होगा, यानी कि एक दूसरे की जो भी देनदारी है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। 3800 करोड़ रुपया करके देनदारी सिस्टमा श्याम की है जो कि उसको देनी है, वो अलग से है। इसके अलावा डीओटी की जो पेमेंट है करीब 390 करोड़ रुपए के आसपास की, वो पेमेंट होगी अगले 10 साल के लिए। तो इसलिए अंदाजा लगाया सकता है कि करीब 4000 करोड़ रुपए के आसपास की डील बनती है, जिसपे इस बार के आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा जो इसमें आरकॉम को बेनिफिट होने वाला है वो काफी अच्छा होगा, क्योंकि 4G को लेकर ये पूरी लड़ाई है। और अब कल ही बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच की जब रिपोर्ट आई तो इसमें कहा गया कि अगले 3 साल में आंकड़े बढ़कर 4G के ग्राहकों की संख्या बढ़कर 9 करोड़ हो जाएगी। तो बड़ा मार्केट है, इसको टैप करने के लिए आरकॉम के वक्त कवायद है। और इसमें 800 से 850 मेगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम रेंज है ये अपने आप में काफी अच्छी और सुपीरियर रेंज मानी जाती है, जिसमें 4G सर्विसेज दी जाती हैं। आरकॉम के पास पहले से ही अपनी रेंज थी, लेकिन सिस्टमा श्याम की इस रेंज स्पेक्ट्रम रेंज को भी उसके पास उसको मिल जाएगा, जिससे कि 4G पेनिट्रेशन में इसको बढ़ाने में काफी हद तक सहायता मिलेगी। तो ये कंपनी का पूरा इसमें ऑपरेशनल बेनिफिशियरी ये कह सकते हैं कि आरकॉम के हक में काफी ज्यादा आती हुई दिखेगी। और कुल मिलाकर इसके अपने 8 सर्कल है उसके भी ये रिन्यू करवा देगा अपनी वैधता, जो कि करीब इसके पास गुजरात, कर्नाटक, केरला जैसे अहम सर्कल भी इसके पास है। 2021 से लेकर 2033 के बीच में ये सर्कल्स को रिन्यू करवा दिया जाएगा। तो ये काफी अच्छा बेनिफिशियरी रहेगा आरकॉम के लिए। राइट, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और स्टॉक पर नजर रखिए, आरकॉम के शेयर में थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है, कमजोर बाजार में ये शेयर हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। साथ ही सिस्टमा श्याम के स्टॉक पर भी नजर रखिए, स्टॉक में अपर सर्किट लगा हुआ है, तो ये वो ऐसा शेयर है, हालांकि लिक्विडिटी उसमें कम रहती है। सिस्टमा श्याम जिसके साथ ये डील हुई है, आप देखिए उस स्टॉक में अपर सर्किट इस समय लगते हुए आपको नजर आएंगे। सुबह से ही अपर सर्किट पर वो शेयर लॉक्ड है, उसको लाने की कोशिश करेंगे सिस्टमा श्याम। 20% का अपर सर्किट वहां पर लगा हुआ है। चलिए ब्रेक के बाद लाने की कोशिश करेंगे उसे, लेकिन लेते हैं इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद अतुल ऑटो के नतीजों पर बात करेंगे। कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेंगे।
और ब्रेक पर जाते आते एक बार फिर से आपको बता दूं, इंडियन बैंक ने जिस तरह से अच्छे नंबर्स पेश किए, आप वो शेयर देखिए 9.5% मजबूत है। एक अच्छी चीज यहाँ पर ये भी दिख रही है मुझे कि जो प्रोविजंस हैं वो काफी घटे हैं। 408 करोड़ रुपए पिछले क्वार्टर में इन्होंने प्रोविजनिंग करी थी और वो अब घट के 137 करोड़ रुपए रह गई है। तो प्रोविजनिंग का आंकड़ा जबरदस्त तरीके से घटा है और इससे भी स्ट्रीट काफी एक्साइटेड है। समित से राय लेंगे इस शेयर पर एक छोटे से ब्रेक के बाद।